अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आज हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है और हम कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर या डेटा स्ट्रक्चर अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। कंप्यूटेशनल डेटा स्ट्रक्चर भी बार दफा कहा जाता है। तो ये होता क्या है, कंप्यूटर में आप जो डेटा स्टोर करते हैं उसको आप किस तरीके से किस फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं और कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं, जिसमें मैंने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एक कंसाइज डेफिनेशन लिखी है। अ कंप्यूटेशनल डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू ए पार्टिकुलर फॉर्मेट और मेथड। कंप्यूटेशनल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक पार्टिकुलर फॉर्मेट है या मेथड है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो खास मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो खास फॉर्मेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा होता है, तो हम उस डेटे को स्टोर करने के लिए कौन सा तरीका, कौन सा फॉर्मेट या मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी बात है कि हम इसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है क्या। इसमें हम मतलब डेटा पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और फिर हम इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। इसी तरह वन बाय वन देखेंगे कि हर डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ, ये हैं क्या, इन पर हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और देन इनको हम वन बाय वन इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो ये था आपका आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर डेटा स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं और भी हैं, जैसे एरे हो गया और भी। तो ये हम इस लेक्चर में या इस लेक्चर सीरीज में डिटेल में पढ़ेंगे, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ। अगर आपको ये अच्छे से समझने हैं तो आप लेक्चर सीरीज से स्टिक को करें और अच्छे से समझिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि लिस्ट क्या है, इसमें हम डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ ही लिस्ट के जो मेथड्स हैं, लिस्ट के जो ऑपरेशंस हैं, ऐसे ऑपरेशन जो हम खासकर लिस्ट पर लगा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनमें से कुछ को मैंने इधर इंप्लीमेंट किए हुए, चंद एक को और भी हैं वो भी मैं साथ बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट से कि लिस्ट क्या है। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो तो आपको पता चल गया होगा, इधर मैंने साथ इसी वजह से लिख दिया था डेटा स्ट्रक्चर। A list is a data structure used to store multiple pieces of data in a specific sequence. पहली बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि लिस्ट क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा को स्टोर करता है इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, किसी खास तरतीब में। आप लोगों को एक बात की समझ आ गई होगी कि लिस्ट क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कह सकते हैं मल्टीपल डेटा को स्टोर करते हैं किसी खास सीक्वेंस में। जैसे आप देखें यहाँ पे इसने मल्टीपल डेटा को स्टोर किए हुए, मल्टीपल फ्रूट्स के नाम स्टोर किए हुए। ये आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी तक आप समझ लेंगे कि लिस्ट होता क्या है। अगर आप देखें, आप ये डेटा फ्रूट्स के नाम स्टोर कर रहे हो, फ्रूट्स 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3, फ्रूट 4, 4 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन आप लिस्ट के जरिए उन्हें एक ही नाम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है जो मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ईच पीस ऑफ डेटा नोन एज एन एलिमेंट, हर पीस ऑफ डेटा को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे ये मेरे पास लिस्ट पड़ी है, इसमें एलिमेंट 1, 1 पड़ा है और है, एलिमेंट 2 क्या है, बनाना है, एलिमेंट 3 क्या है, एप्पल है, एलिमेंट 4 क्या है, ग्रेप्स है। डिफरेंट फ्रूट्स के नाम है, ये एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट कहलाएंगे। हर इंडिविजुअल डेटा को, डेटा पीस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। पोजीशनड एट ए पार्टिकुलर इंडेक्स विद इन द लिस्ट, हर
एलिमेंट क्या होते हैं, किसी खास इंडेक्स पे पड़ा होते हैं। ये जो पैथन प्रोग्रामिंग में या किसी भी आप देख लें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें एरे का कंसेप्ट होता है या लिस्ट का। तो इसमें हमारे पास जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से? पहले आइटम का इंडेक्स क्या होते हैं, 0 होता है। दूसरे आइटम का इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तीसरे अगले का मतलब 2 होता है, 3 होता है, और इस तरह से आगे चलते जाते हैं इंडेक्स से। तो हर डेटा आइटम जो हमारे पास होता है लिस्ट के अंदर, उसको एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कहते हैं, और वो हर एलिमेंट किसी खास इंडेक्स पर होते हैं। लिस्ट में इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई है कि 0 से शुरू होकर आगे बढ़ती है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से आगे हम चलते जाते हैं। तो इसके बाद ये तो मैंने एग्जांपल इसको आपको एग्जांपल था समझा दी, बता रहा था कि लिस्ट क्या है। तो लिस्ट के बारे में मैंने 2 चीजें आपको बताई अभी तक कि लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी खास तरतीब के अंदर। देखिए ये जिस तरतीब में मैंने लिस्ट के अंदर लिखी, इसी तरतीब में स्टोर होंगे। तो ये खास तरतीब है जिसमें हम लिस्ट में डेटा ऐड करते हैं, उसी तरतीब में स्टोर पड़ा होते हैं। अगली बात मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताई कि हर पीस ऑफ डेटा जो लिस्ट में स्टोर होते हैं उसको एलिमेंट ऑफ लिस्ट कहते हैं, और वो किसी खास इंडेक्स पर पड़ा होते हैं। इंडेक्सिंग मैंने बता दी, 0, 1 से शुरू, 0 से शुरू होते हैं और आगे बढ़ती जाती है, तो इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। हम इन्हीं इंडेक्स की वजह से किसी लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को असेस भी कर सकते हैं, वो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। मजीद मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, ये आगे है कि हम लिस्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएशन। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है? लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने लिस्ट का नाम लिखना होता है। क्या करना होता है? लिस्ट का नाम लिखना होता है। लिस्ट का नाम लिखने के बाद आपने इक्वल का साइन लगाना है। क्या करना है? इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाएंगे और बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी जिसको कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिस्ट के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो डेटा लिखना है जो आप इसमें स्टोर कर रहे हैं। और मल्टीपल डेटा स्टोर करेंगे तो हर डेटा एलिमेंट को, हर डेटा आइटम को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये तरीका कार है लिस्ट को क्रिएट करने का। क्या तरीका है? आप लिस्ट का नाम लिखेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, और लिस्ट को में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर किया जाता है। और डेटा आइटम्स को हम कामा के साथ क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? कामा के साथ सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास तरीकाकार है लिस्ट को क्रिएट करने का। और आपके पास जो टेक्सचुअल डेटा होते हैं, स्ट्रिंग डेटा होते हैं, जो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, उसको आप डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, जैसे ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स। टेक्सचुअल डेटा स्ट्रिंग्स हैं, तो इसको मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है। इधर एग्जांपल देख लें, अगर आपके पास नंबर्स की फॉर्म में डेटा होगा, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो, उनको आपने डायरेक्टली डबल कोटेशन मार्क के अलावा लिखने। तो ये तरीकाकार है लिस्ट को क्रिएट करने का। ये अगर आपने लिस्ट को फिर डिस्प्ले करना है, लिस्ट के अंदर कौन सा डेटा पड़ा है, तो आप सिंपल उसको उसका नाम लिखते हैं, प्रिंट के अंदर आपको उसके नाम से सारा डेटा मिल जाएगा। ये तरीका है कि आप क्या कर सकें, लिस्ट के डेटा को डिस्प्ले कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इंडिविजुअल इंडेक्स को डिस्प्ले करें, इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को, किसी एक को, तो आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? प्रिंट में आप लिखेंगे फ्रूट, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंडेक्स लिखेंगे जिस इंडेक्स वाला आइटम आप प्रिंट करना चाहते हैं। फर्ज करें आप यहां से एप्पल प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 2 किसका इंडेक्स है इस लिस्ट में? फ्रूट्स में एप्पल का इंडेक्स है, तो आपको एप्पल प्रिंट होकर मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ नाम लिखते हैं एरे का फ्रूट्स, तो वो सारे प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर आप किसी एक को इसमें से असेस करना चाहते हैं, तो इसको इंडेक्स की मदद से आप असेस कर सकते हैं। ये तो तरीकाकार था कि आप लिस्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके आइटम्स को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। अगला हमारे पास है लिस्ट की प्रॉपर्टीज है। क्या है लिस्ट की प्रॉपर्टीज? पहला है हमारे पास डायनामिक साइज। क्या है? डायनामिक साइज। डायनामिक साइज का मतलब ये है कि लिस्ट का जो साइज है वो हम तब्दील कर सकते हैं। ये नहीं है कि लिस्ट का साइज बनाएंगे तो जो होगा वही फिक्स होगा, बल्कि हम लिस्ट का साइज वक्त के साथ जरूरत के तहत तब्दील कर सकते हैं। कैसे? जैसे लिस्ट के अंदर हम कोई डेटा ऐड करें तो लिस्ट का साइज बढ़ेगा, ये है लिस्ट का साइज तब्दील करना। या लिस्ट में से कोई डेटा रिमूव करें, डिलीट करें,
तो लिस्ट का साइज कम होगा, तो हम लिस्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, डायनामिक साइज। ये प्रॉपर्टी है लिस्ट की, क्या हम लिस्ट का साइज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगला है इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। इंडेक्स बेस्ड एक्सेस का मतलब है कि लिस्ट में हर एलिमेंट का कोई ना कोई इंडेक्स होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको इंडेक्सिंग दिखा दिया, शो करा दिया है, ये आइटम है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और आप इन्हीं इंडेक्स के थ्रू किसी भी एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। तो ये है इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। तीसरा इसमें ऑर्डर कलेक्शन। क्या है ऑर्डर कलेक्शन? ऑर्डर कलेक्शन का क्या मतलब है? ऑर्डर कलेक्शन का मतलब ये है कि आपने लिस्ट में जिस तरतीब में डेटा ऐड किया हुआ है वो उसी में पड़ा रहेगा। मैंने लिस्ट के अंदर इस तरतीब में डेटा लिखा, ऑटोमेटिकली पहले का इंडेक्स 0 बन गया, अगले का 1 बन गया, अगले का 2, इस तरह से एक तरतीब उसको अरेंज हो गई। लेकिन किस सीक्वेंस में? जिस सीक्वेंस में मैंने लिस्ट में डेटा ऐड किया। तो ये है ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं लिस्ट की। डायनामिक साइज होता है, साइज हम तब्दील कर सकते हैं, डेटा ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड एक्सेस होती है कि हर एलिमेंट को इंडेक्स अलॉट कर दिया जाता है जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। और ऑर्डर कलेक्शन के जिस तरतीब में हम डेटा को लिस्ट में स्टोर करते हैं वो उसी तरतीब में स्टोर पड़ा होता है। अब हमारे पास है लिस्ट ऑपरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि लिस्ट पर हम कौन कौन के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो लिस्ट पर हम बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 15 है, 20 है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने चंद एक को आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपने सारे देखने हैं कि कहाँ कैसे इंप्लीमेंट होते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें आपके बाकायदा कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग में ये मेथड लिस्ट के सारे ऑपरेशन इंप्लीमेंट किए गए हैं। आप वहां से देख सकते हैं और ये समझ नहीं हो यही कोई तो आप यहाँ से बेहतरीन समझ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट के ऑपरेशन से। पहले मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी कि जिस पे मैं वो ऑपरेशन इंप्लीमेंट करूंगा। पहले लिस्ट क्रिएट कर दिया, नंबर उसका नाम है और उसमें मैंने चंद नंबर स्टोर कर दिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये मैंने उसमें नंबर ऐड कर दिए। अब बच्चे ये देख लेंगे कि लिस्ट में नंबर कैसे स्टोर होते हैं। इंडेक्स बेस 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इनके क्या है? इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स है। अब पहला ऑपरेशन क्या है कि हमने एडिंग नंबर टू द लिस्ट। क्या हम लिस्ट के अंदर कोई डेटा ऐड करें। ये एडिंग नंबर मैंने इसी लिस्ट के लिए कह दिया। असल में आप क्या कहें, आप ये समझें कि हम लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर रहे हैं। एडिंग डेटा टू द लिस्ट। अगर आपने लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करना है तो इसके लिए मेथड है एक इंसर्ट का। क्या मेथड है? इंसर्ट का। आप लिस्ट के जितने भी मेथड है ये बात भी ध्यान में रख लें, डॉट ऑपरेटर के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? डॉट के साथ। मतलब पहले आपने लिस्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाना है और उसके बाद मेथड लगाना है। ठीक है, जिस तरह से वो मेथड इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अब हम ऐड करने वाला मेथड लगा रहे हैं कि लिस्ट के अंदर डेटा कैसे ऐड करेंगे। तो आपने लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करने के लिए इंसर्ट का मेथड लगाना है। क्या करना है? इंसर्ट का मेथड। और इंसर्ट का मेथड आपसे 2 चीजें मांगेगा। क्या मांगेगा? 2 चीजें। एक वो चीज कि कौन से इंडेक्स पे डेटा ऐड करूं और दूसरी वो चीज कि कौन सा डेटा ऐड करूं। इंसर्ट का मेथड कितनी चीजें मांगेगा? 2 चीजें। एक मांगेगा कि कौन से इंडेक्स पे डेटा ऐड करूं। पहली वैल्यू ये होगी कि कौन से इंडेक्स पे डेटा ऐड करूं। दूसरी वैल्यू क्या होगी कि किस कौन सा डेटा ऐड करना है। तो मैंने इसको कहा है कि इंडेक्स नंबर 3 पे 50 ऐड करो। तो ये क्या करेगा? 0, 1, 2, 3 इंडेक्स पे अब ये क्या ऐड कर देगा? 50 को ऐड कर देगा। और जो 20 है वो 4th इंडेक्स पे चला जाएगा, एक अगले मूव कर देंगे, आगे चले जाएंगे। 24th पे चला जाएगा, 25 5th पे चला जाएगा और 36 पे चला जाएगा। तो ये तरीकाकार है लिस्ट में डेटा ऐड करने का। अब आपके पास लिस्ट क्या बन गई है? आपके पास 50 ऐड हो गया है इंडेक्स नंबर 3 पे। कहाँ ऐड हो गया है? 50 यहाँ पे ऐड हो गया है इंडेक्स नंबर 3 पे। यहाँ पे क्या आ गया है आपके पास? 50। और इंडेक्सिंग क्या हो गई है आपके पास? इंडेक्स इसका 3 हो गया है, इसका 4 हो गया है और इसका 5 हो गया है और इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये है कि आप लिस्ट में कैसे डेटा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद
अगर आपको मैं बताऊं कि आप डेटा ऐड करने के लिए एक और मेथड भी है, तो वो क्या है, अपेंड। अगर आप नंबर्स डॉट अपेंड करते हैं तो इससे क्या होता है, लिस्ट के बिल्कुल एंड पे डेटा ऐड होता है। क्या होता है, लिस्ट के बिल्कुल एंड पे डेटा ऐड होता है। लेकिन इंसर्ट के जरिए आप लिस्ट के दरमियान कहीं पे भी डेटा ऐड कर सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। अपेंड से हमेशा आप जो डेटा देंगे, मैं कहता हूं अपेंड 100 फर्क करें, तो ये क्या करेगा, एंड पे 100 को ऐड कर देगा। लेकिन इंसर्ट के जरिए हम किसी भी इंडेक्स पे डेटा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि डिलीटिंग आइटम फ्रॉम द लिस्ट से आइटम को डिलीट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लिस्ट से आइटम को डिलीट करने के लिए दो तरीके हैं। डिलीटिंग आइटम बाय वैल्यू, जो आइटम की वैल्यू है उससे डिलीट करें, या डिलीटिंग आइटम बाय इंडेक्स, जो इनके इंडेक्स हैं उनसे डिलीट करें। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमने वैल्यू से आइटम को डिलीट करना हो तो कौन सा मेथड लगाते हैं। हम इन डेटा को वैल्यू के साथ डिलीट करने के लिए कैसे डिलीट करते हैं, रिमूव का मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड, रिमूव का मेथड। लिस्ट का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं और रिमूव कर देते हैं। और रिमूव वो चीज करते हैं, जो डेटा हमने रिमूव करना है उसकी वैल्यू ब्रैकेट्स में दे देते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। अब मैंने नंबर्स डॉट रिमूव 25 किया, तो ये 25 डेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिस्ट से चला जाएगा, इंडेक्स भी इसका खत्म, और हमारे पास क्या हो गया, इसका इंडेक्स 5th हो जाएगा। वो डेटा 5th इंडेक्स वाला गया, फिर 25 खत्म हो गया, तो लाजमी बात है इंडेक्स भी उसका खत्म हो गया। ये है डेटा को रिमूव करना वैल्यू के जरिए। 25 क्या थी, वैल्यू थी, मैंने वैल्यू के जरिए 25 को रिमूव कर दिया लिस्ट से। अगला तरीकाकार क्या होता है, डिलीटिंग आइटम बाय इंडेक्स। इंडेक्स के साथ डेटा को डिलीट करना। तो इंडेक्स आपके पास पड़े 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब आपके पास इंडेक्स से डेटा डिलीट करेंगे तो आप पॉप का मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉप का मेथड लगाएंगे। क्या कहेंगे, नंबर लिस्ट का नाम है, पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, पॉप का मेथड लगाएंगे। पॉप, सॉरी इसमें पी छोटा होता है, दोनों जगह पी क्या है, छोटा होता है। जितने भी मेथड होंगे आपको उनमें पी, ये जो लेटर्स हैं छोटे आएंगे। तो नंबर डॉट पॉप 1, इसका मतलब है कि मैं इंडेक्स नंबर 1 वाली वैल्यू को रिमूव करना चाह रहा हूं। पॉप का मेथड इंडेक्स बेस्ड डेटा को रिमूव करता है कि कौन से इंडेक्स रिमूव करूं, जो इंडेक्स आप देंगे उस वाला डेटा रिमूव कर देगा। अब ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 1 ये पड़ा है, तो 10 को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, 10 को रिमूव कर देगा। यहां से 10 अब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इंडेक्स 1 से। ये था हमारे पास डिलीटिंग का तरीका। अब हमारे पास है अगला तरीका सर्चिंग का, कि हम लिस्ट में से आइटम को सर्च कैसे कर सकते हैं। तो सर्च कैसे करते हैं हम लिस्ट में से, इन का ऑपरेटर लगाकर। क्या लगाकर, इन का ऑपरेटर लगाकर। ये हमारे पास इन का ऑपरेटर है जो हम लगाते हैं और किसी लिस्ट में से कोई भी डेटा आइटम सर्च कर सकते हैं। तो कैसे, ये अब इन का ऑपरेटर आपको ट्रू या फॉल्स आउटपुट देते हैं। क्या देते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर लिस्ट में वो एलिमेंट पड़ा होते तो आपको कहते हैं ट्रू, अगर नहीं होता तो कहते हैं फॉल्स। जैसे मैंने क्या सर्च किया, प्रिंट 30 इन नंबर्स। मैं चेक कर रहा हूं कि क्या 30 नंबर्स में पड़ा है, 30 नंबर्स में पड़ा है, तो इसकी आउटपुट इस लाइन की क्या आएगी, इस लाइन की आउटपुट आ जाएगी ट्रू। क्या आ जाएगी, ट्रू, कि ये हाँ ये 30 इसमें पड़ा है, नंबर लिस्ट में पड़ा है। किसी भी लिस्ट में आप चेक करेंगे, यहाँ पे डेटा लिखेंगे, इनका ऑपरेटर लिखेंगे और लिस्ट का नाम लिखेंगे, तो वो आपको बता देगा कि ये डेटा इस लिस्ट में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ट्रू या फॉल्स। अब मैंने कहा प्रिंट 100 इन नंबर्स, 100 नंबर्स में पड़े नहीं पड़े, तो ये हमें कहेगा फॉल्स। इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, फॉल्स। ये हमें कहेगा कि फॉल्स है ये बात, 100 इस नंबर लिस्ट में नहीं पड़ा है। अच्छा, एंड पे मैंने आपको प्रॉपर दिखाने के लिए क्या किया है, नंबर लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। क्या आपने जितने भी आपने यहाँ एलिमेंट लगाए हैं वो देखने के लिए आप देख सकें कि अब हमारे पास जो लिस्ट तब्दील हुई है वो कैसे आ जाएगी। तो अब आपके पास लिस्ट क्या आ जाएगी, मैं इधर सिंपल से लिख देता हूँ। आपके पास लिस्ट में जो डेटा आएगा वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 0 वाले इंडेक्स को हमने कोई तब्दील नहीं किया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 के बाद अब देखें इंडेक्स नंबर 1 वाला डेटा मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर चुका हूँ, 10 इस लिस्ट से खत्म है। ठीक है, इसके बाद
इस 15 वाले पर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाए, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 के बाद देखें, मैंने तीसरे इंडेक्स पे 50 को ऐड किया हुआ है, तो तीसरे इंडेक्स पे अब हमारे पास क्या है, 50 आएगा। क्या आएगा, सॉरी तीसरे पे नहीं, 10 रिमूव कर दिया था, तो ये 0 इंडेक्स था, इसका इंडेक्स ना 1 हो गया, इसका इंडेक्स इस वाला ये रिमूव हुआ, तो इसका इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया, और 50 का इंडेक्स क्या हो गया, 2 हो गया, तो 0 1 2 वाले इंडेक्स पे हमारे पास क्या आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 के बाद हमारे पास कौन सा डेटा है, इंडेक्स नंबर 3 पे 20, क्या पड़ा है, 20, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 25 में डिलीट कर चुका था, तो वो नहीं आएगा, और इसके बाद आखिरी एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर लिस्ट अपडेट हो चुकी है इन ऑपरेशन के बाद। पहले भी बता चुका कि ये चंद एक ऑपरेशन थे, अगर आपने लिस्ट के सारे ऑपरेशन डिटेल में इंप्लीमेंट फॉर्म में देखने हैं, प्रोग्रामिंग में, पैथन में, तो वो मैं इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे सारे देख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट। क्या देखा, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है क्या, डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, क्रिएट हम लिस्ट कैसे करते हैं, लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और लिस्ट के चंद ऑपरेशंस को हमने इंप्लीमेंट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि स्टैक क्या है, इस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इसके जो ऑपरेशंस हैं वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टैक से कि स्टैक है क्या। A stack is a simple data structure where you can only add or remove items. स्टैक हमारे पास क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिर्फ डेटा आइटम्स को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड, वो भी सिर्फ एक एंड से, सिर्फ एक साइड से। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ हम एलिमेंट्स को, डेटा को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, वो भी एक एंड से। नोन एज द टॉप, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉप, मतलब के टॉप से रिमूव कर सकते हैं। मैं ये आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ स्टैक की, आपको अच्छी समझ आएगी। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स अकर एट द टॉप एंड। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स जो होती है स्टैक की, वो कहां से होती है, टॉप एंड से होती है। A stack operates on the last in first out principle. LIFO कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO प्रिंसिपल। मतलब कि जो डेटा हम बाद में ऐड करेंगे वो पहले निकाला जाएगा। अगर आप स्टैक की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्टैक की रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस तरह से क्या है ये। अगर आप इसको आप एक, जिस तरह से आपके पास कोई टोकरी वगैरह होती है, बर्तन होते हैं, ये आपके पास क्या है, स्टैक है। ये साइड इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। तो आपके पास कैसे डेटा स्टोर होता है, ये क्या है, हमारे पास स्टैक है, इसमें डेटा स्टोर होगा। तो अब जो डेटा पहले डाला जाएगा, फर्ज करें मैंने इसमें क्या डाला, 10 डाला, 10 डाल लिया अब मैंने, तो ये क्या है, मैंने सबसे पहले डाला। इसके बाद मैंने इसमें क्या करना है, 20 डाला है, 30 डाला है। अब इसमें से ये तो मैंने डाल दिया है, जो सबसे आखिर पे डाला है वो कौन सा, 30 है। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा कौन सा डेटा इसमें से, निकाल कौन सा सकता हूं, वो 30 है। मैं 20 को उस वक्त तक नहीं निकाल सकता जब तक मैं 30 को ना निकालूं। मैं 10 को उस वक्त तक नहीं निकाल सकता जब तक मैं 30 को और 20 को ना निकालूं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास स्टैक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास टॉप और बॉटम साइड होती है। क्या होती है, टॉप और बॉटम। और हम डेटा ऐड और रिमूव कहां कर सकते हैं, सिर्फ टॉप से और बॉटम से। अगर हम मैं न्यू डेटा डालता हूं तो वो कहां जाएगा, जो पहले से डेटा पड़ा है उसके ऊपर आएगा। अब अगर मैं 40 इसमें ऐड करता हूं तो 40 कहां जाएगा, यहां आएगा। ठीक है। अब अगर मैं 30 को निकालना चाहता हूं
तो उससे पहले मेरे लिए लाजिम है कि मैं 40 को निकालूं। ठीक है, 40 निकालूंगा, उसके बाद 30 को निकाल सकूंगा। तो इसमें डेटा डालने के लिए और डेटा निकालने के लिए सिर्फ दो ऑपरेशन है स्टैक के जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस डायग्राम से आपको समझ आ गई होगी। अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्टैक क्या है। एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिर्फ डेटा को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर सकता हूँ या इसको बाहर निकाल सकता हूँ। ये दो ऑपरेशन है, वो भी कैसे, फ्रॉम वन एंड, एक ही साइड से, जो मैंने आपको बताया कि टॉप साइड है इसकी, ऊपर से, known as the top, जिसको आप टॉप कहते हैं। both insertion and deletion of elements occur at the top end। ये जो आपकी डिलीशन और इंसर्शन होती है टॉप एंड से होती है। ये मैं एग्जांपल में भी इधर आपको समझा चुका हूँ। A stack operates on the last in first out principle। मैंने बताया कि ये LIFO प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट पर मतलब बेस करती है, ऑपरेट करती है। कैसे, वो भी समझाया है कि इसमें जो मैंने सबसे आखिर पे डाला था, कौन सा था, 40 था, वो सबसे पहले निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा, सबसे पहले निकाला जाएगा। और जो सबसे पहले निकाला जाएगा उसकी बारी सबसे आखिर में आएगी। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है कि सबसे बाद में डाला हुआ डेटा पहले निकाला जाएगा और पहले ये निकलेगा तब हम अगला डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि स्टैक के डिफरेंट ऑपरेशन कौन कौन थे जो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन जो हम स्टैक पर परफॉर्म कर सकते हैं दो हैं, एक है पुश ऑपरेशन और एक है पॉप ऑपरेशन। क्या है, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। ये दो ऑपरेशन है जो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जहां पर आपने पढ़ा कि हम स्टैक में सिर्फ डेटा ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो डेटा को ऐड करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे पुश ऑपरेशन कहते हैं और डेटा को रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं पुश ऑपरेशन क्या करते हैं। पुश मीन्स एडिंग एन आइटम टू द टॉप ऑफ द स्टैक। जो हम पुश ऑपरेशन के साथ डेटा ऐड कर सकते हैं वो टॉप ऑफ द स्टैक पे ऐड होते हैं। अगर मैं अभी इसमें कहता हूं कि पुश 50 करूंगा तो 50 इसके टॉप पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये तरीका कार है डेटा ऐड करने का कि हम पुश के जरिए डेटा ऐड करते हैं और टॉप ऑफ द स्टैक पे ऐड हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है पॉप ऑपरेशन। क्या है पॉप ऑपरेशन, लिस्ट से डेटा को रिमूव करने के लिए टॉप डेटा को, सॉरी लिस्ट से कहता हूं स्टैक से, टॉप वाले डेटा को रिमूव करने के लिए पॉप का ऑपरेशन हम लगाते हैं। पॉप मींस रिमूविंग द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप से डेटा को रिमूव करना क्या कहलाता है, पॉप कहलाता है। मतलब मैं कहता हूँ स्टैक का जो भी नाम होगा उससे मैंने पॉप किया, 50 को निकाल लिया, ये चला गया, यहाँ पे हमारे पास 50 खत्म हो गया। ये मैंने क्या किया, 50 को पॉप किया, फिर अगला पॉप लगाऊंगा तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 भी चला जाएगा, इधर से खत्म हो जाएगा। ये तरीका है हमारे पास किसका, पॉप का, कि पॉप से हमारे पास डेटा एक एक करके निकल जाते हैं। ये थे दो ऑपरेशन जो हमने अभी जनरल समझे। इनको पैथन प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो पैथन में बिल्ट इन नहीं है, हम उसको खुद से इंप्लीमेंट करते हैं किसके थ्रू, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। किसके थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। अच्छा, लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो पहले तो मैं बता दूं कि लिस्ट में कौन से ऐसे मेथड हैं जो लिस्ट के एक साइड पे डेटा ऐड करने के लिए और लिस्ट की एक साइड से डेटा को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने वही दो मेथड इंप्लीमेंट करना है। तो लिस्ट का एक मेथड है, एक फंक्शन है आपके पास अपेंड, जो क्या करता है, लिस्ट के एंड पे डेटा को ऐड करते हैं। तो अब अगर स्टैक के केस में देखें तो ये टॉप साइड स्टैक का एंड बनती है, तो ये अपेंड क्या करेगा, स्टैक के एंड पे डेटा ऐड करता जाएगा, मतलब टॉप पे ऐड करता जाएगा। और अगर हमने पॉप वाला लगाना है तो लिस्ट के लिए एक पॉप का मेथड हमारे पास है जो लिस्ट का आखिरी आइटम रिमूव करते हैं। तो ये तो पॉप तो सिंपल है, सिर्फ अपेंड हम पुश की जगह लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम से और मैं अभी के लिए इसको क्या कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ स्टैक को, इसमें कोई डेटा नहीं है। हम इसी प्रोग्राम वाला डेटा इसमें डालेंगे और देखेंगे कैसे हमारे पास आउटपुट पे फर्क पड़ता है या स्टैक में डेटा जो स्टोर पड़ा है उस पर फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। ऐसी स्टैक क्रिएट कर रहा हूं जो खाली है और वो इस्तेमाल किसके लिए करूंगा,
बुक्स के लिए कि मैं उस स्टैक में अपनी बुक्स को स्टोर करूंगा। तो क्या करता हूं मैं, स्टैक्स ऑफ बुक, मैंने क्या लिखा, स्टैक का नाम लिखा, इक्वल का साइन लगाया और आगे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के लिए खाली स्टैक है मेरे पास, इसमें कोई डेटा अभी तक नहीं है। फिर मैं इसमें डेटा ऐड करना चाहता हूँ, क्या करता हूँ, डेटा ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड के लिए पुश का ऑपरेशन है वो लगाऊंगा। तो पुश के ऑपरेशन के लिए मैंने आपको बताया इसको लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लिस्ट का अपेंड का मेथड क्या करता है, एंड पे डेटा ऐड करते हैं। तो स्टैक ऑफ बुक्स डॉट अपेंड बुक ए, मैं क्या कर रहा हूं, इस बुक्स में एक बुक ए अपेंड कर रहा हूं, मतलब पुश कर रहा हूं। पुश मैंने बताया कि पुश की जगह अपेंड इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बिल्ट इन नहीं है, उसको हम लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो लिस्ट का मेथड जो लिस्ट के एंड पे डेटा ऐड करते हैं वो क्या है, अपेंड है। आप देखें हमारे पास लिस्ट में कोई डेटा नहीं है, खाली है, तो मतलब स्टार्ट पॉइंट उसका एंड पॉइंट ये अभी तक है। तो मैंने बुक के अपेंड कर दिया है, मतलब पुश किया है। आप क्या किया है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है पुश को हम अपेंड के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। तो बुक ए हमारी कहाँ आ जाएगी, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी, बुक ए ऐड हो गई स्टैक में हमारी, क्या हो गई, बुक ए स्टैक में हमारी ऐड हो गई। दूसरे में क्या कर रहा हूं, दूसरी बुक भी ऐड करता हूं, स्टैक ऑफ बुक्स डॉट अपेंड बुक बी। अब मैं अपेंड को बुक बी दे रहा हूं, तो ये बुक बी भी इसमें क्या हो रही है, पुश हो रही है स्टैक में, क्या आ जाएगा हमारे पास, बुक बी आ गई। सिमिलरली तीसरा ऑपरेशन मैंने अपेंड का लगाया, मतलब पुश का लगाया, स्टैक ऑफ बुक्स डॉट अपेंड बुक सी, तीसरी बुक भी मैंने इसमें क्या कर दी, पुश कर दी, बुक सी आ गई हमारे पास। तीन बुक्स हमारे पास इसमें ऐड हो गई। अब मैं क्या करता हूं कि इससे पॉप का मेथड लगाता हूं ताकि इससे मैं डेटा निकालूं, क्या करूं, डेटा निकालूं। आपको मैंने बताया कि निकालने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, पॉप का मेथड लगाएंगे। तो मैं पॉप का मेथड लगाता हूं कि इससे टॉप वाला डेटा निकालूं। क्या मैंने लिखा है, रिमूव द टॉप बुक फ्रॉम द स्टैक। तो टॉप से डेटा निकालने के लिए आप क्या लगाते हैं, पॉप का मेथड लगाते हैं। तो हम पॉप ऑपरेशन लगाएंगे। क्या करेंगे, आप अगर स्टैक ऑफ बुक्स डॉट पॉप कहते हैं, सिर्फ ये कह देते हैं, तो इस बुक से बुक सी क्या होगा, निकल के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब बुक से बुक सी, स्टैक ऑफ बुक से बुक सी चला गया। लेकिन अब जब मैं स्टैक ऑफ बुक्स डॉट पॉप कहता हूं और उसको किसी वेरिएबल की इक्वल रख देता हूं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बुक सी है वो इधर से जो एलिमेंट आखिरी पॉप होगा वो पॉप वाला कहां स्टोर हो जाएगा, इस टॉप बुक में। जो वेरिएबल मैंने बनाया, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें स्टोर हो जाएगा। आप वेरिएबल में क्यों स्टोर करेंगे, अगर आप पॉप तो कह देंगे तो सिंपली वो रिमूव हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, वो डेटा हमें पता ही नहीं क्या हुआ। उस पे हमें कोई ऑपरेशन लगाना है, कोई उसके साथ प्रोसेस करना है या उसको डिस्प्ले करना है, तो उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। क्या कर देंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। मैंने टॉप बुक में उसको स्टोर किया, यहां से बुक सी निकला, बुक सी हमारे पास टॉप बुक वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ रिमूव्ड बुक, प्रिंट रिमूव्ड बुक। ये मैंने स्ट्रिंग लिखी है और उसके बाद टॉप बुक वेरिएबल दे दिए, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने कौन सी बुक निकाल ली। अब मैंने टॉप बुक पे कौन सा ऑपरेशन लगाया, तो उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो टॉप बुक हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी कि टॉप बुक कौन सी थी, बुक सी थी। अगर आप फिर अब बुक सी चली गई है, तो बुक सी के बाद अगर फिर पॉप लगाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास ये तो बुक सी पहले पॉप पे चली गई थी, अब आप स्टैक ऑफ बुक्स डॉट पॉप लगाएंगे तो बुक बी भी क्या होगा, चली जाएगी। तीसरी मर्तबा लगाएंगे तो बुक ए भी चली जाएगी। तो ये तरीका है आपका क्या करने का, बुक मतलब स्टैक में डेटा पुश करने का और पॉप करने का। एंड पे मैंने स्टैक ऑफ बुक्स प्रिंट कर दिया है, इससे आपको मिल जाएगा कि डेटा स्टैक में कौन कौन सा पड़ा है। 3 बुक्स मैंने डाली थी, उनमें से एक पॉप कर ली, तो टॉप वाली बुक कौन सी थी, सबसे आखिर पे मैंने बुक सी डाली थी तो वो टॉप पे थी। ठीक है, वो रिमूव हो गई, तो 2 बुक्स रह गई, कौन सी, बुक बी और बुक ए। ये हमारे पास स्टैक्स में पड़ी है। अगर आप ये स्टेटमेंट रन करेंगे तो आपके पास बुक ए और बुक बी आउटपुट आ जाएगी। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और उन ऑपरेशन को हमने पैथन प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखा कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक को पैथन प्रोग्रामिंग में।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है क्वीव डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि क्वीव डेटा स्ट्रक्चर है क्या, इस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और इन ऑपरेशंस को पाइथन प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वीव से कि क्वीव है क्या। अ क्वीव इज लाइक अ लाइन एट द बैंक और टिकट काउंटर। अच्छा, क्वीव क्या है? एक लाइन की तरह होता है। क्या होता है? एक लाइन की तरह। जैसे कि आपकी कोई लाइन लगी हो बैंक के तरफ, या बैंक के पे या टिकट काउंटर पे एक लाइन बनी हो, तो उसमें बंदे ऐड होंगे, फ्रंट से लेकर इस तरफ एक एक ऐड होता जाएगा, पीछे चलते जाएंगे। तो ये क्यू भी इसी तरह एक लाइन की तरह है। द फर्स्ट पर्सन इन द लाइन इज द फर्स्ट वन टू बी सॉल्व। बैंक में आपके पास क्या होता है? जो पहला बंदा लाइन में खड़ा होता है उसी को पहले सॉल्व किया जाता है। इसमें भी यही काम होता है। आगे मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। इन कंप्यूटर अ क्यू वर्क द सेम वे। कंप्यूटर में क्यू बिल्कुल इसी तरह से काम करती है जिस तरह से आपकी टिकट काउंटर पे लाइन लगी होती है या बैंक सामने, और पहला बंदा पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। इसमें भी बिल्कुल यही तरीका कार है कि लाइन में लगी हुई डेटे में पहले पहली चीज आएगी, फिर बाद वाली, और फिर उसके बाद वाली को प्रोसेस किया जाएगा। यू एड थिंग्स एट द बैक। आप कतार में जो डेटा ऐड करते हैं वो पिछली साइड पे ऐड किया जाता है। जिस तरह से आपके पास लाइन होती है बैंक के सामने, तो जो नया बंदा आता है वो कहाँ ऐड होता है? वो बिल्कुल एंड पे जमा, मतलब ऐड होता है, खड़ा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप क्यू में डेटा ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल एंड पे जमा होते हैं, बिल्कुल आखिरी जगह पे जमा होते हैं। एंड दे कम आउट फ्रॉम द फ्रंट। और जमा होने के बाद ऐसा ऐसा वो कहाँ पे आ जाते हैं? जब फ्रंट वाला डेटा चला जाता है तो वही फ्रंट तक आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कौन सा प्रिंसिपल है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है, कि जो पहले आएगा उसी को पहले सर्व किया जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले सर्व हो, मतलब पहले जो आएगा उसी को पहले सर्व किया जाएगा। ये क्वीव डेटा स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है। आपके पास एक लाइन अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, फर्ज करें ये मेरे पास एक लाइन है, पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है, ये चौथा बंदा है। ये लाइन मेरे पास बनी हुई है बैंक के सामने इधर। ये अगर आपके पास सामने एक, मतलब क्या कहें कि बैंक पे आपके सामने लाइन लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे? पहले आपके पास ये बंदा आएगा, ये सर्व हो जाएगा तो अगले का नंबर आएगा, वो आएगा। जब वो सर्व हो जाएगा तो ये अगला आएगा, इस तरह से फिर चौथा आएगा। ठीक है, तो एक एक करके ये चारों सर्व होंगे। तो क्या तरीका कार है? और अगर कोई नया बंदा आते है तो वो कहाँ ऐड होगा? इधर लाइन के आखिर में ऐड होगा। ये कतार का तरीका कार है कि पहले वाला सर्व होगा, और अगर बाद में कोई ऐड होते तो वो एंड पे ऐड होगा। तो कंप्यूटर में भी यही तरीका कार है। तो दो काम आपने किए, एक कतार से निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कतार से फ्रंट वाले को निकाल रहे हैं कि उसका काम हो गया, और दूसरा कतार में लगा रहे हैं कि ये भी बंदा आ गया हमारे पास। तो ये दो ऑपरेशन है जो आप इस क्यू पर परफॉर्म कर रहे थे। पहला है इन क्यू। इन क्यू होते हैं कतार के अंदर ऐड करना किसी को, बैक साइड से कतार की, मतलब जो एंडिंग साइड है उधर से ऐड एन आइटम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इन क्यू। और डी क्यू, रिमूव एन आइटम। रिमूव एन आइटम फ्रॉम द फ्रंट साइड, दिस इज कॉल्ड डी क्यू। फ्रंट साइड से किसी को, किसी डेटा को, किसी पर्सन को रिमूव करना क्या कहलाता है? डी क्यू कहलाता है। ये दो ऑपरेशन है जो हम क्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये कोड मैंने लिखा हुआ है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का, पाइथन प्रोग्रामिंग में इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये पाइथन में क्यू की बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर आप कह दें या बिल्ट इन, इसकी लाइब्रेरी मौजूद है जिसको आप इंपोर्ट करके क्यू को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे होगी ये? सबसे पहले आपने क्यू को इंपोर्ट करना है फ्रॉम क्यू। ये लाइब्रेरी का नाम है क्यू। इंपोर्ट क्यू, ये क्लास आप इंपोर्ट कर रहे हैं कौन सी लाइब्रेरी से? क्यू की लाइब्रेरी से आपने ये क्यू की क्लास क्रिएट कर दी। ये क्यू की लाइब्रेरी है, और हमने क्या इसको, इसमें से क्या इंपोर्ट किया? क्यू क्लास को इंपोर्ट किया। ये लाइब्रेरी फाइल है और इसमें क्लास डिफाइंड है क्यू, हमने उसको इंपोर्ट कर लिया।
इसके जरिए हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके क्यू के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने इधर क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, नाम उसको क्यू दिया, इंग्लिश लेटर क्यू, और उसको सेट किया इक्वल टू किसके, ये क्लास के, मैं ये क्यू क्लास जो कैपिटल क्यू से हमने इंपोर्ट किया उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या है, क्लास बन रही है किसकी, क्यू क्लास की। ये यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्यू क्लास आप कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी नहीं पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में, सॉरी वो मैंने पढ़ाया था। तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया क्यू क्लास का। अब इस पे मैं कतार वाले मेथड ये जो मैंने पढ़े हैं डी क्यू और इन क्यू इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ये क्या है, कतार है, क्यू है। पहला है कि ऐड पीपल टू द क्यू, जो मैंने मेथड बताया था इन क्यू का, तो उसका मतलब है कि इस क्यू में पीपल को ऐड करने वाली, ये मैं कतार बना रहा हूँ लोगों की, तो उसमें ऐड करूंगा। तो कैसे करूंगा, कतार में डेटा ऐड करने के लिए आप पुट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, पुट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी कतार है क्यू डॉट पुट, और उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स में जो डेटा मैं लिखूंगा वो इस कतार में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या है, मैं अगर इधर आपको बताना चाहूँ, मैंने कहा है क्यू डॉट पुट सुफियान, तो ये मेरे पास एक क्यू, अगर इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये क्यू में सुफियान क्या हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद मैंने कहा है क्यू डॉट पुट फैजान, तो ये मेरे पास इसमें दूसरा क्या चीज ऐड हो गई, फैजान ऐड हो गया। और ये देखें तीसरा क्यू डॉट पुट अरसल, तो ये मेरे पास इसके बाद अरसल ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये जगह थोड़ी कम है, आप समझ जाए। तीसरा मतलब उसमें अरसल ऐड हो गया। तो ये मेरी क्यू बन गई है जो किस पर मुश्तमिल है, सुफियान, फैजान और अरसल। अब ये मैंने तीनों डेटे क्या किया, इन क्यू किया, इनको क्या किया, इन क्यू को ऑपरेशन लगाया, जो कि लिस्ट में ऐड कर रहे हैं एक के बाद दूसरा। अब क्यू की तरतीब क्या है, पहला बंदा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐड करते जाऊंगे इस तरतीब से, उसमें ऐड होते जाएंगे। अब अगर मैं इनमें से देखना चाहता हूँ कि कौन सा पहले नंबर पे खड़ा है, तो उसके लिए मैं इंडेक्स बेस्ड चेक कर सकता हूँ। पहले का इंडेक्स क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। इंडेक्स लिखे हुए हैं 0 1 2, इस तरह से चलते हैं। आप पहला बंदा देखना चाहे, दूसरा बंदा, जो भी, तो आप प्रिंट में उस क्यू का नाम लिखेंगे, क्यू डॉट क्यू, मतलब आपका ये क्यू का नाम है जो आपने क्रिएट किया, और ये क्यू जो इसका ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, और उसके आगे आप इंडेक्स लिखेंगे कि इस क्यू वाली क्यू में आप कौन से इंडेक्स वाला देखना चाहते हैं। तो पहला बंदा 0 इंडेक्स पे होगा, तो आप कह सकते हैं कि क्यू डॉट क्यू, उसका इंडेक्स 0, ये आपको पहला बंदा सुफियान डिस्प्ले कर देगा। दूसरा एक मेथड हमने इसमें पढ़ा है कि रिमूव आइटम, डी क्यू। अब देखें ये जो हमने तरीका पढ़ा है कि व्यू द फ्रंट पर्सन, ये उस बंदे को कतार से निकाल नहीं रहा है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि फ्रंट पे कौन खड़ा है, सेकंड नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, इस तरीके से। 0 लिखेंगे तो पहले वाला डिस्प्ले करेगा, 1 लिखेंगे तो उससे अगला, इस तरह से आगे चलता जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कतार से जिसका काम हो गया उसको निकाले, तो उसके लिए हम करते हैं क्यू डॉट गेट। ये मेथड इस्तेमाल होता है कतार से क्यू से डेटा निकालने के लिए, और उसको फर्दर हम प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, रिमूव पर्सन के एक वेरिएबल बनाया और उसको सेट किया इक्वल के क्यू डॉट गेट क्यू। क्या किया, क्यू डॉट गेट, क्यू का डॉट गेट करूंगा तो इस क्यू में जो हम मैंने ऐड किए थे पर्सन, पहला पर्सन कौन है, सुफियान, ये उससे निकल जाएगा, मतलब ये इससे खत्म हो गया। इसका जो भी काम था, जो भी हमने प्रोसेस करना है, गेट करके उसके साथ प्रोसेस करते, तो जैसे अगर मैं कह दूं कि इसको मैं प्रिंट कर दूंगी, तो नीचे लिख देता हूँ प्रिंट, और इसमें मैं लिख देता हूँ क्या, रिमूव पर्सन। सॉरी, डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल में स्टोर है हमारे पास ये, तो मैं कहूंगा रिमूव, वही वेरिएबल नेम लिख दूंगा पर्सन। ठीक है, ये आप क्या करेगा, मुझे वो रिमूव, ये इस लाइन से उससे क्यू से सुफियान को रिमूव कर देगा, और ये लाइन लिखूंगा तो उस पर्सन को जो मैंने रिमूव किया है सुफियान, उसको मुझे डिस्प्ले करके दे देगा। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं कि हम क्यू में डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं और क्यू से डेटा कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए मैंने बताया है कि वो पहला, दूसरा, तीसरा, और जो बाद में ऐड करते जाएंगे कतार में लगता जाएगा, बाद में जिस तरह से कतार में जनरली ऐड होते हैं। और जब रिमूव करेंगे तो जिस तरह से कतार से पहले पहला निकलता है, फिर अगला उससे उस तरह निकलेंगे भी उसी तरह, सिमिलर टू कतार जैसे आपके पास लाइन होती है वैसे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक,
जो कि है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का, जिसमें हमने देखा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसमें डेटा स्टोर होता है, उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और उन ऑपरेशन को हमने पाइथन प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखा कि कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर लेक्चर समझ आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि ट्री क्या होता है, उसमें हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज देखेंगे कि उसमें यूज होने वाली चंद टर्म्स भी आप कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं आप ट्री की, वो देखेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक एग्जांपल मैं इधर साथ समझाऊंगा। फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रीज देखेंगे कि ये डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्री से कि ट्री क्या होते हैं। A tree is type of data structure used to store information. ट्री क्या है? टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए वे दैट ब्रांचेस आउट फ्रॉम ए मेन पॉइंट। जो क्या है, किस लिए इस्तेमाल होते हैं? डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कैसे होती है? मेन पॉइंट से ब्रांच आउट हो रही होती है, मतलब मेन पॉइंट से निकल रही होती है। तो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्री डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। दोबारा बताता हूँ, ट्री इज ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर used to store information in a way that branches out from a main point. ट्री डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी मेन पॉइंट से निकल रही होती है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज डेटा दैट हैज ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये ऐसे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें पेरेंट चाइल्ड का क्या हो? रिलेशनशिप हो। मेकिंग इट इजियर टू मैनेज कॉम्प्लेक्स कनेक्शन, जिसकी वजह से हम इसके जरिए कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, पहले इधर देख लें। अगर ये इसमें मैं बनाऊं, जैसे इसके एग्जांपल में आप देख लें, फैमिली रिलेशनशिप, अगर आप फैमिली ट्री बनाएं कि आपका परदादा था, उसके कितने बेटे थे, फिर इस तरह से आपके जो फादर हैं, आपका फादर है, उसके भाई हैं, आपके अंकल्स हो गए, उनमें से आगे किसके क्या बेटे हैं, तो ये एक फैमिली ट्री बनेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये आपका क्या है? ग्रैंडफादर है। क्या है? ग्रैंडफादर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखें यहाँ पे आपका ग्रैंडफादर एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं यहाँ के टर्म्स इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी एक एक करके समझाता हूँ। तो अब इससे देखें, आपके ग्रैंडफादर के बाद उसका बेटा कौन था? उससे कौन आया? तो उसका फर्ज करें ये लोग, तो ये कौन है? फर्ज करें आपका फादर है, और ये क्या है? अंकल है, और भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखें, ग्रैंडफादर से आपका फादर, आपका अंकल, और आपके फादर से फिर आप हो सकते हैं, या आपके जो सिबलिंग्स हैं वो हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आपका कोई भाई कह देता हूं। ठीक है। इसी तरह से आपके जो अंकल है, उससे कौन, उसकी कोई औलाद होगी, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? ये उसका कोई बेटी बेटा होगा, इधर भी उसका कोई बेटी बेटा, या बेटे के लिए सिर्फ बना लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। ग्रैंड फादर, फादर से आपका फादर, आपका अंकल, उसके फिर आगे आप, आपके भाई वगैरह, और आपके अंकल के भी भाई, सॉरी बेटे हो गए। तो ये एक फैमिली ट्री है। ये एक एग्जांपल है कि ट्री कैसे होते हैं और डेटा कैसे स्टोर करते हैं या कैसे डेटे को स्टोर करते हैं। तो ये ऐसा डेटा है जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। आपका फादर और आपका अंकल किसका चाइल्ड थे? आपके ग्रैंड फादर के। आप और आपके भाई या आपके कजन किसके चाइल्ड हैं? आपके, आप और आपके भाई आपके फादर के, अपने वालिद के चाइल्ड हैं। और आपके अंकल कजन किसके चाइल्ड हैं? आपके अंकल के। तो इस तरह से हम ट्री बनाते होते हैं। इसमें कितनी चीजें होती है ये देखते हैं। प्रॉपर्टीज इसके क्या है? एजेस एंड नोड।
पहली प्रॉपर्टी क्या है, एजेस एंड नोड। एज क्या होते हैं और नोड क्या होते हैं। तो इसमें जो ये हमारे पास स्टोर करने के लिए पॉइंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन वर्टिसेस को नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिसेस को नोड कहते हैं। यहाँ पे हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फैमिली ट्री के लिए आपके ग्रैंडफादर, फादर, अंकल और आपके ब्रदर और कजन का डेटा स्टोर किया है। तो ये क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस। आपका ट्री किस पर मुश्तमिल होता है, ट्री कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस नोन एज एजेस, जिनको हम क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। और दूसरी चीज इनमें क्या होती है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय लाइन कॉल्ड एजेस। और जिन लाइनों से डिफरेंट ये नोड कनेक्ट होते हैं उन लाइनों को क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये क्या है, फर्ज करें नोड है, क्या है, ये नोड है आपके पास, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये सारे क्या है, नोड है। ठीक है, जहां इंडिविजुअल एलिमेंट हम जो स्टोर कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ट्री के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट जो हम स्टोर कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। तो ये हमारे पास सारे क्या है, नोड है। और जो लाइनें इनको कनेक्ट कर रही हैं ये क्या है, एजेस है। क्या है, एज। ये क्या है, एज। ये क्या है, एज। तो जितनी भी लाइनें इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है वो सारी क्या कहलाती हैं, एज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एज कहलाती हैं। तो हमने यही पढ़ा पहले, नोड्स आर द इंडिविजुअल एलिमेंट इन द ट्री। ट्री के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय लाइन कॉल्ड एजेस, और वो लाइनों से कनेक्ट होते हैं, उन लाइनों को क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। ठीक है, अगला है रूट नोड। जो आपका स्टार्ट नोड होता है, जो आपका सबसे पहला नोड होता है उसको क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं। द रूट इज वेरी फर्स्ट और टॉप नोड इन ए ट्री। किसी भी ट्री के अंदर जो टॉप नोड होता है जिससे बाकी ब्रांचेस निकल रही हैं उसको क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं। ये मैं लिख देता हूं, क्या है आपके पास, रूट नोड है। क्या है, इस ट्री के लिए आपके पास क्या है, रूट नोड ये है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी तक समझ आ गया नोड क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं और रूट नोड क्या होते हैं। सबसे टॉप पर जो नोड मौजूद होता है या ऐसा नोड जिससे सारी ब्रांचेस निकल रही हो उसे रूट नोड कहते हैं। अगला है हमारे पास हाइट। हाइट क्या है, द हाइट ऑफ ए ट्री इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम हिज रूट नोड डाउन टू द फारटेस्ट लीफ। तो ये मैंने बताया कि रूट नोड होते हैं और सबसे आखिरी जो आपके पास होता है वो क्या होते हैं, लीफ नोड होते हैं। इधर से लीफ नोड ये है, ये है, ये है, ये है, सबसे आखिरी क्या होते हैं, लीफ नोड होते हैं। क्या होते हैं, लीफ नोड। तो अब वो पूछ रहा है कि हाइट, ट्री की हाइट। आपके पास आम दरख्त होते हैं तो उसकी आखिरी पत्ते तक, आखिरी शाख तक आप उसकी हाइट मालूम करते हैं। तो मतलब उसके स्टेम से लेकर जमीन से बिल्कुल स्टार्ट से लेकर ऊपर तक हाइट निकलती है। तो इसकी भी रूट नोड से आपके स्टार्टिंग नोड से लेकर किसी भी लॉन्गेस्ट पाथ जो लीफ तक है उसको क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। फर्क करें, मैंने यहां से शुरू किया, यहां से आखिरी लीफ तक, ये आखिरी लीफ तक है हमारे पास, यहां तक क्या कराएगा, फासला हाइट कराएगा। उधर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हाइट का कंसेप्ट है। इसको ऐसे काउंट करते हैं, हाइट को 0 से शुरू करें तो 0 1 2। ठीक है, अगर ऐसे शुरू करें 1 से तो 1 2 3 इस तरह से शुरू होते हैं। लेकिन आप 0 1 2 से करें या 1 2 3 से, तो आपको हाइट का कंसेप्ट समझ जाना चाहिए कि रूट नोड से लेकर किसी भी फारटेस्ट लीफ तक जो फासला है वो क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। अगला इसमें हमारे पास है बैलेंस ट्री। क्या है, बैलेंस ट्री। A tree is considered balanced if the branches on the left and right side are nearly the same height. अगर राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ब्रांचेस की जो हाइट है वो सेम हो तो वो क्या कंसिडर किया जाता है, बैलेंस ट्री कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है, बैलेंस ट्री। जैसे यहाँ पे देखें, आप यहाँ से यहाँ तक आए, आपकी हाइट क्या है, 2 है। यहाँ से यहाँ तक है, हाइट क्या है, 2 है। तो ये एक बैलेंस ट्री है। ये हमारे पास चंद प्रॉपर्टीज हैं ग्राफ के लिए जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, या इसको आप टर्म भी कह सकते हैं ग्राफ रिलेटेड, जो हमें एक एक टर्म एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर के, ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। पहला वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज। एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज में हमारे पास पहला क्या है, फाइल सिस्टम। सॉरी, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज तो हेडिंग है। पहला क्या है, फाइल सिस्टम।
इन ए फाइल सिस्टम फोल्डर्स एंड फाइल आर स्टोर्ड इन ए ट्री फॉर्मेट। आपका जो फाइल सिस्टम होता है, फाइलों को स्टोर करने के लिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड्रॉइड में हो गया, विंडोज में हो गया, फाइल स्टोर हो रही है, तो उसको जो सॉफ्टवेयर फाइल सिस्टम उसका मैनेज कर रहा होता है, वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बेस पर बना होता है। कैसे? आपके पास फर्ज करें 11th क्लास का क्या पढ़ा है? डेटा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 11th क्लास का डेटा पढ़ा है। अब 11th क्लास में आपके पास फर्दर फोल्डर बने हुए हैं। फर्ज करें यहाँ पे एक बना हुआ है आपके पास फिजिक्स का, फर्ज करें यहाँ पे बना हुआ है कंप्यूटर का, यहाँ पे बना है मैथ का, 3 बने हुए हैं। ये आपके पास क्या इस्तेमाल हो रहा है? ट्री डेटा स्ट्रक्चर। आपका मेन फोल्डर 11th क्लास, उसमें सब फोल्डर फिजिक्स कंप्यूटर मैथ, उसमें फिर आपने सब फोल्डर बना लिए किसके? बुक, इसको आप फाइल कह लें जो लीव पे आ जाती है, या आप इसे फोल्डर फिर इसमें कुछ रखना, लेकिन मैं इसे क्या कह रहा हूँ, इसको लीव बना रहा हूँ। इसमें आपकी फिजिक्स के फोल्डर में बुक पड़ी है, आपके नोट्स पड़े, और भी मटेरियल हो सकते हैं। इसी तरह से आपके कंप्यूटर में भी क्या पढ़े? बुक और नोट्स पढ़े, और मैथ में भी इसी तरह आपके बुक और नोट पढ़े। ठीक है, तो ये क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। आपके पास ट्री स्ट्रक्चर है जो आपका फाइल सिस्टम में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है हायरार्किकल डेटा रिप्रेजेंटेशन। ऐसा डेटा जो हायरार्किकल हो, मतलब एक से निकल के आगे तक जा रहा हो, जैसे आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर और अंकल, आपके फादर से आप और आपके भाई, आपके अंकल से आपके कजन, तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्री डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अगला है, हम इसको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हम खास किस्म का ट्री इस्तेमाल करते हैं, जिसे डिसीजन ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसीजन ट्री कहा जाता है। ट्रीज आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन स्टेप्स। ट्री डिफरेंट स्टेप में डिसीजन मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। चेकिंग कंडीशंस वन बाई एक एक करके कंडीशन चेक कर दी जाते हैं। फर्क करें, हमारे पास यहाँ कंडीशन थी, इधर जाना है किधर जाना है, कंडीशन ठीक होगी तो इधर, गलत होगी तो इधर, इधर कंडीशन का देखेंगे, इधर जाना बनता है, इधर जाना बनता है कंडीशन की बेस पे। इस तरह से हम डिफरेंट स्टेप पर चेक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं कंडीशन के मुताबिक। A decision tree helps picking the best option based on the answer to the question. डिफरेंट आंसर के क्वेश्चन की बेस पर हमें कंडीशन बेस्ट ऑप्शन चूज करने पे मदद करते हैं कंडीशन ट्री। यहाँ पे कंडीशन लगी होगी, उस कंडीशन की बुनियाद पर हम चेक करेंगे कि इधर जाएं या इधर जाएं। ये कंडीशन ट्री कहलाते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ से कि ग्राफ क्या है। A graph is a data structure that consists of set of vertices or nodes connected by edges. ग्राफ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो किस पर मुश्तमिल होता है? वर्टिसेस पर मुश्तमिल होता है, नोड्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे हम ट्री पढ़ चुके हैं, तो ट्री भी एक स्पेशल टाइप ऑफ आप ग्राफ ही कहते हैं। उसमें डिफरेंट वर्टिसेस थे जिनको हम नोड कहते थे, और उनके दरमियान जो कनेक्शन था, लाइन लगी होती थी, उसको एजेस कहते थे। तो सिमिलरली ग्राफ भी वही चीज है। हमारे पास वर्टिसेस होते हैं जिनको हम नोड कहते हैं, और वो वर्टिसेस आपस में लाइनों से कनेक्ट किए कहते हैं, इनको एजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं। These vertices can represent anything like cities, people, or even abstract concepts. ये जो वर्टिसेस होते हैं, ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सिटीज को, कोई शहर हो डिफरेंट और उनके दरमियान फासला देखना हो तो वो हम लाइनों से जाहिर करेंगे, तो वो एज कहलाएंगे, और सिटीज नोड कहलाएंगे। या पीपल हो सकते हैं, उनके आपस में दूसरों के साथ रिलेशनशिप हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई और अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी हो सकते हैं। The edges represent the relationship or pathway
बिटवीन देम। जो एजेस होते हैं वो क्या करते हैं, इन सिटीज पीपल या जो भी कंसेप्ट होते हैं उनके दरमियान जिस किस्म का भी रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सिटी 1 सिटी 2 के दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि कितना फासला है, तो उसको ये डिस्क्राइब करेगा एज। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ग्राफ क्या होता है, उसमें नोड और एजेस क्या होते हैं। तो ये जो हमारे पास कोई भी चीज होती है जिसको हम नोड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे आप सिटी 1 सिटी 2 सिटी 3 सिटी 4 सिटी 5, ये मैंने एक एग्जांपल ग्राफ बनाया है, इसमें नोड है और इनके दरमियान हमारे पास डिफरेंट कनेक्शन है, डिफरेंट पाथ्स हैं, उनके जरिए इनके दरमियान शो किया गया है कि इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक ग्राफ की मदद से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है जो वर्टिसेस और नोड पर मुश्तमिल होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि ट्री में भी वर्टिसेस और नोड्स होते हैं। तो ट्री और ग्राफ का फर्क क्या है, जो आपने पढ़ा था कि ट्री और आज पढ़ रहे हैं ग्राफ। तो बच्चे ट्री असल में स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ ही है। क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ ही है, जिसमें क्या फर्क है कि ग्राफ में कोई रूट नोड स्टार्ट नहीं कर रहा होता, कोई शर्त नहीं है लाजमी कि एक ही नोड से स्टार्ट हो रहा हो ग्राफ। और ट्री में ये शर्त है कि एक ही नोड से वो स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा। तो इसमें तो हमारे पास कोई नोड अब स्टार्ट कहीं पता चल रहा है कौन सा स्टार्ट है, कहीं से भी हम स्टार्ट कर लें, ठीक है, सिटी 1 से कर लें, सिटी 2 से कर लें। और दूसरा फर्क क्या है कि वहां पे हर जो नोड होता था वो किसी और एक नोड से निकल रहा होता था, मतलब उस पर किसी एक नोड से एज आ रहा होता था। जो उसका पेरेंट नोड होता था उसी से एज आता था और चाइल्ड पर आता था। लेकिन इसमें किसी भी नोड पर मल्टीपल एजेस आ सकते हैं। ये डिफरेंस है ग्राफ का ट्री से। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ में हम क्या देखते हैं, ग्राफ की एक प्रॉपर्टी है डिग्री। क्या है, डिग्री। ये किसी भी नोड के लिए हम डिग्री बता सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी नोड के साथ कितने एजेस कनेक्ट हो रहे हैं वो उस एज की, उस नोड की डिग्री कहलाती है। सिटी 3 के साथ कितने एज कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3। तो सिटी 3 की डिग्री क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। और सिटी 2 की अगर हम देखें तो इसके साथ 1 2 3 3 कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी भी डिग्री क्या है, 3 है। और अगर हम सिटी 5 भी देखें तो उसकी डिग्री क्या है, 2 एज कनेक्ट हो रहे हैं, तो 2 है। इसके बाद हमारे पास होता है वेट। वेट का मतलब है कि दो ये जो नोड थे उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी कोई ना कोई वैल्यू अगर हम मुख्तास कर दें तो उसको वेट कहते हैं। जैसे सिटी 1 है, सिटी 2 है, इनके दरमियान फासला कितना है, वो क्या कहलाएगा, इस एज का वेट कहलाएगा। या मैं ये कह दूं कि इसमें मैं बता दूं कि इनके दरमियान टाइम कितना लगेगा, वो इसका वेट कहलाएगा। यहाँ पे देखे मैंने 3 नोड बनाए और उनके दरमियान वेट दिए कि यहाँ से यहाँ तक फासला क्या है, 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो ये क्या कहलाते हैं, किसी भी एज का वेट जो उसके ऊपर हम वैल्यू लिख देते हैं। इसके बाद है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब है कि हम इस जो हमारे पास पाथ बना हुआ है इसमें कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। बात ये डायरेक्टेड होती है तो एक ही साइड पे जा सकते हैं, अगर कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई तो हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्राफ में कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स का, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्टेड ग्राफ। क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ ऐसे ग्राफ हैं जिनके दरमियान जो एजेस लगे हुए हैं उनकी कोई खास डायरेक्शन होती है, उनको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। इन डायरेक्टेड ग्राफ एजेस हैव ए डायरेक्शन। डायरेक्टेड ग्राफ में एजेस की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। एजेस मतलब इन नोड्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन लगी होती है वो किसी खास डायरेक्शन में होती है। which means they go from one vertex to another in a specific way। जिसका मतलब है कि वो एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स तक जाते हैं लेकिन किसी खास डायरेक्शन में। जैसे यहाँ में मैंने बनाया है कि ये कैसे बना हुआ है कि एक खास डायरेक्शन में अगर ये एज है इससे ये यहां तक जा रहा है तो एक खास डायरेक्शन में जा रहा है। इनको अगर मैं नाम दे देता हूं, आप अब ए से बी पर जा रहे हैं, डायरेक्शन लगी हुई है, बी से ए पर नहीं आ सकते। आप ए से सी पर जा रहे हैं, ए से सी पर जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर आपने सी से ए पर आना हो तो आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, सी से बी पर जाएंगे और बी से ए पर आएंगे।
तो ये डायरेक्शन बताती है कि आप एस से कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते। आप ए से डी पर आप नहीं जा सकते, डी से ए पर आ सकते हैं। अगर आपने ए से डी पर जाने तो पहले आप सी पर जाएंगे और फिर डी पर जाएंगे। ये डायरेक्टेड ग्राफ कहलाते हैं जिनमें हमारे पास एजेस की कोई खास डायरेक्शन मुख्तास की गई हो। आगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ का क्या है, उलट है। इनमें किसी खास डायरेक्शन में सिर्फ जा सकते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी आ सकते हैं। In undirected graphs, edges do not have a direction. Undirected graph में edges की कोई direction नहीं होती। This means that if there is a connection between two vertices, इसका मतलब है कि अगर दो vertices के दरमियान connection है, you can travel in both direction. आप दोनों direction में जा सकते हैं। आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अगर direction नहीं लगी हुई तो आप दोनों में जा सकते हैं। ये ए है, ये बी है, सी डी। उधर तो कुछ केसेस ऐसे थे कि हम एक वर्टेक्स से दूसरे पर नहीं जा सकते थे। यहाँ पे हम अनडायरेक्टेड है तो जिसके दरमियान जिन दो के दरमियान एज लगा हुआ है, एक से दूसरे पर और दूसरे से पहले पर आ सकते हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाते हैं। ए से बी पर जा सकते हैं, ए से डी पर, सी पर, सब पर, डी से ए पर, डी से बी पर, बी से डी पर, इस तरह से हर तरफ जा सकते हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाते हैं। एक टाइप हमारे पास होती है वेटेड ग्राफ की। क्या होती है, वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का मतलब है कि जो हमारे पास ग्राफ है और उसके नोड्स कनेक्ट हो रहे हैं जिसके साथ एजेस का कोई खास वेट हो, वैल्यू हो, उनको वेटेड ग्राफ कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है। अगर मैं ये ए से बी की तरफ जाता हूं तो मेरा कितना डिस्टेंस है, 10, और ए से सी की तरफ आता हूं तो कितना है, 5 है। तो ये वेट मैंने दे दिया, वैल्यू दे दी है। ऐसे ग्राफ जिसमें एजेस को वैल्यू दी गई होगी वो वेटेड ग्राफ बनाएंगे। इन अ वेटेड ग्राफ ईच एज हैज ए वेट और कास्ट एसोसिएटेड विद इट। बच्चे ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस की कास्ट या उनका डिस्टेंस या कोई वैल्यू दी गई हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेटेड ग्राफ। ठीक है, जैसे इसमें ए से बी पर आप कहें कि अगर जाने के लिए हमारा वक्त कितना लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, 10 लगेगा, कुछ भी, ये वेट है इसका। या आप कह देंगे ए से बी तक 10 किलोमीटर, ये उसका वेट है। या आप कह देंगे ए से बी पर जाने के लिए हमारा खर्चा कितना आएगा। तो ये डिफरेंट चीजें वेट में आ जाती हैं। दिस वेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। आप इस वेट के जरिए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम को या कास्ट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नोड से ट्रेवल करते हुए दूसरे नोड तक आपका डिस्टेंस कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, या कास्ट क्या है। ये हमारा टॉपिक था ग्राफ का, जिसमें हमने देखा कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एग्जांपल से उसको समझा। फिर हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ग्राफ में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट टर्म्स क्या है, ट्री और ग्राफ का डिफरेंस भी देखा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हमने देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।